दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज दोस्तों बात करेंगे अरावली की। अरावली यानी एक 670 किलोमीटर लंबी पहाड़ की श्रृंखला। अरावली यानी पहाड़, जंगल, झरने, नदियाँ, पत्थर, खनिज और बहुत कुछ। अरावली माने थार के रेगिस्तान के विस्तार को से बचाव। अरावली माने एनसीआर दिल्ली से बचाव कि प्रदूषण से बचाव। अरावली यानी भारी सर्दी से बचाव। अरावली यानी जंगली जानवरों के रहने का स्थान। और अरावली यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा की जीवन रेखा। तो दोस्तों, ये जीवन रेखा को काटने का फरमान हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं माना जाएगा। मतलब इसे आप खोद कर खनिज निकाल सकते हैं, इसे काट कर सड़क बना सकते हैं, इसे समतल करके आप आवासीय कॉलोनी बना सकते हैं, होटल और रिसोर्ट बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश वास्तव में आम आदमी के लिए मृत्यु का आदेश है। पूंजीपतियों, सेठों और पैसों वालों के लिए किया गया फैसला है। कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए भी मैं कहना चाहूँगा, कोर्ट ने यह फैसला किसी के दबाव में दिया है या किसी लालच में। चाहे सत्ता का दबाव हो या धन का लालच, लेकिन फैसला सामान्य नहीं है। इस फैसले से लगभग 20 करोड़ लोगों का जीवन जुड़ा है। इसी अरावली पर बात करेंगे आज। हमारे साथ पीआर व्यास साहब हैं। प्रोफेसर पीआर व्यास सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के एचओडी रहे हैं और अभी प्रकृति पर ही काम कर रहे हैं, है ना। उनके चेयरमैन भी हैं, फाउंडर चेयरमैन हैं। इनसे जानेंगे अरावली के इस फैसले के बाद, मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या क्या हमें कष्ट होंगे। और ये तो मैं थोड़े छोटे पहले सवाल करूंगा, छोटे आप उत्तर दीजिए। व्यास साहब, आपका व्यास साहब बहुत ही स्वागत है हमारे इस मंच पर, और आपका आभार भी कि आप हमारे बुलावे पे पधार जाते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि अरावली की पहाड़ियाँ कितनी पुरानी है? अरावली पर्वतमाला के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं क्यों, और इसको जियोलॉजिकल के दृष्टिकोण से, ज्योग्राफिकली, हर दृष्टिकोण से अपन इसको देखेंगे। तो मैं सबसे पहले तो महावीर समता संदेश, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है पर्यावरण संरक्षण का और अरावली के विशेष मुद्दे पर आज मुझे आमंत्रित किया है। अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ, ये एक अभियान चला है, और भविष्य बचाओ, तीनों चीजें साथ चल रही है। और पूरे सब जगह एक तरह से जनमानस को एक उद्वेलित कर दिया है ऐसे आदेश से। तो मैं बात करूंगा जिसकी आप पूछ रहे थे, ये कितनी प्राचीन है। अरावली पर्वतमाला भूगर्भिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्री कैम्ब्रियन एज का ये पर्वत माना जाता है। ये बहुत ही प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। आज हिमालय को हम देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति से पहले थोड़ा जाए, पुराजीवी महाकल्प में जाए, प्री कैम्ब्रियन एज में जाए, तो यह भूभाग इतना कठोरतम चट्टानों का भूभाग है जो हमारा दक्कन प्लेटो का शीर्ष भाग है ऊपर, और इसी के आधार पर तेतीस सागर और उधर साइबेरियन दोनों प्लेट में मूवमेंट हुआ और उसके कारण हिमालय बना। तो यह वो तो तृतीय युग की बात है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन एज में अरावली महाकल्प इसके माना जाता है। ये प्राचीनतम श्रृंखला है, इसीलिए यहाँ खनिज संपदाओं के भंडार हैं। और विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में गोंडवाना का सबसे मजबूत भाग जिसे कहना चाहिए था, वो अरावली पर्वतमाला का स्वरूप है। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे तय किया कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां नहीं, अरावली पर्वतमाला नहीं है?
हम इसको इसका सिरे से क्या खारिज करते पैमाना हैं। क्या है? सर, जब तक हम जियोलॉजिकल प्रमाण को देखना चाहिए था, किसी भी भूभाग का यदि आधार ही उसका समाप्त कर दिया जाए, पहली बात तो है किसी पर्वत श्रृंखला को यदि जड़ से उखाड़ना है, जड़ से खत्म करना है, रूट उसके खत्म करने हैं, तो ऐसे आदेश बिना अध्ययन के, बिना अपने विवेक के, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने से ऐसी अपेक्षा हम नहीं कर सकते। उन्होंने इसको कैसे आधार मान लिया कि 100 मीटर तक उसको अलाउ किया है, जबकि 100 मीटर होने के बाद पर्वत में आधार ही यदि आप समाप्त कर दोगे तो शिखर कैसे बचेगी, पर्वत श्रृंखला कैसे बचेगी? इसका एक दृष्टिकोण होना चाहिए था। MSL किसी भी एरिया की, आज उदयपुर की आपके 600 के लगभग है, 585 है। MSL के बाद में भी उसका ग्रेडियंट लेना था, यदि लेना ही था तो उसका कोई कोण का एक आधार मान लेते। 100 मीटर का आधार मानना तो बहुत सी जगह, अरावली का 90% भाग उसमें आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि 1722 सबसे ऊंचा भाग जो हमारा वो है, और उसके बाद में हम यदि उसको ये देखें, अरावली पर्वतमाला के शिखर को भी देखें, तो 1722 मीटर तो हमारा गुरु शिखर है। लेकिन उसका अचलगढ़ से यदि हम देखेंगे और इधर इसी तरह से जरगा जी को देखेंगे, तो सायरा के वहां जाके देखो ना, उसकी हाइट कितनी है, ऑलरेडी 900 है। तो MSL को बेस मानना चाहिए, तो 100 मीटर का तो कोई आधार ही नहीं बनता। हर क्षेत्र का MSL अलग है, जो मीन सी लेवल देखा जाता है उसको कोई आधार माने, और पर्वतों के भूभाग को, जो प्रारंभिक भाग होता है, उसकी रूट्स को किसी रूप से नहीं काटना चाहिए, नहीं तो उसका आधार समाप्त होता है। पहला मतलब इसका ये कोई मतलब लॉजिकल आधार नहीं है कि 100 मीटर कैसे मान लिया ये मतलब। हाँ, इसका कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है, और न किसी की तीसरा सवाल मेरा है, क्योंकि सामान्य ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है, और यदि गुरु शिखर को देखें तो 1722 मीटर की हाइट पर है, और 307 कुल मिलाकर के यदि यूं देखें तो ये 670 किलोमीटर, 1722 मीटर जो आप बता रहे हैं ना किलोमीटर, हाँ, ये मतलब नीचे से है या आबू रोड के ऊपर जाकर के जो पहाड़ है वो है? नहीं सर, ये है पूरा पर्वत का भाग जो 1722 है, वो MSL से लिया जाता है। पर्वत की जो ऊंचाई है वो है, और इसका अपना 1200 के आसपास है जरगा जी। तो ये भी सायरा तो आप देखें 900 950 के ऊपर है, गोगुंदा से आगे जाओ जैसे जसवंतगढ़ से। तो MSL को आधार बना करके यदि करेंगे तो 100 मीटर में बहुत सी चीजें आ जाएगी, क्योंकि जहां से आप शुरू करते हैं वो 100 मीटर तो वैसे ही गोगुंदा से यदि आप हाइट करोगे तो आपको 1000 हो जाएगी। इसलिए ये कोई आधार नहीं था। MSL को आधार बना करके यदि देखें तो 100 मीटर में कोई दायरा आता मेरा अगला सवाल, क्या अरावली एक पहाड़ है या एक टावर है जो किसी पैमाने से नापा जा सकता है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि टावर होता है उसको तो नाप लेते हैं भाई इतना ऊंचा है, 90 फीट है, 90 मीटर है, 120 मीटर है। लेकिन पहाड़ तो उसकी तो मतलब श्रृंखला वैसे बनती है, तो ऐसा नहीं है। पर्वत की अध्ययन में हम ये पढ़ाते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकली भी हम ये पढ़ाते हैं, और पहली लाइन बोलते हैं कि रॉक्स आर दी बुक्स एंड फॉसिल्स आर दी पेजेज। जो चट्टानें हैं वो पुस्तकें हैं, और उसमें पाए जाने वाले जीवाश्म वो हमारे पृष्ठ है, उसको पढ़ा जा सकता है कौन सी काल में चट्टानें हुई। अरावली की जहां तक भूभाग की बात है, जो आप टावर की बात कह रहे थे, अरावली और कोई भी पर्वत श्रृंखला, उसको 4 भागों में हम अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग है, जहां से जिसे पर्वत पदीय भाग कहते हैं, वहां से हम शुरू होता है। ये जो अलाउ कर रहे हैं, पर्वत पदीय भाग को अलाउ कर रहे हैं 100 मीटर तक, यदि उसको हम कॉनकेव कहते हैं उसको, और वो कॉनकेव भाग को यदि खत्म करते हैं तो उसके बाद में ऊपर का आधार भी हिल जाएगा, यानी खोखला कर दोगे। किसी के आप पैर काट दो और आप ये कहो कि आपके मस्तिष्क पे आप मुकुट लगा देंगे, तो मुकुट का की रक्षा तभी होगी जब पैर मजबूत होंगे। जब पैर ही नहीं रहेंगे, किसी अरावली की पर्वत श्रृंखला का आधार ही आप खत्म कर रहे हैं, तो ऊपर की कल्पना कैसे कर सकते हैं? नंबर 2, दूसरा जो भाग होता है, कॉनकेव के भाग होता है, वो रेखीय ढाल होता है, वो सीधे चलते हैं। जैसे आप नीमच माता देखिए, यहाँ स्कूल के यहाँ से यदि आप काटना शुरू कर दोगे तो ऊपर का नीमच माता का शिखर कैसे बचेगा? आपने अलाउ कर दिया ना, तो आप स्कूल के पीछे खोदना शुरू कर दो, तो थोड़े टाइम बाद आपको पता लगेगा कि वो भी अस्थिर हो गया, शिखर भी अस्थिर हो जाते हैं यदि उसके आधार को खत्म करते हैं। नंबर 2, तीसरा भाग आता है, वो मुखपृष्ठ कहलाता है। जो शिखर के पहले का भाग होता है वो मुखपृष्ठ है, जिस पर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, नीमच माता की देखी होगी, वो मुखपृष्ठ है।
और ऊपर का भाग होता है कॉन्वेक्स उत्तल ढाल। तो अवतल ढाल से उत्तल ढाल तक चलते हैं। जो ये अवतल ढाल की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आधार है पर्वतों का, वो अवतल ढाल है। लेकिन उत्तल को बचाने के लिए, यानी कॉन्वेक्स को, शिखर को बचाने के लिए ये है। इसलिए पूरे पर्वत को 4 भागों में हम बांटते हैं: अवतल ढाल, रेखीय ढाल, मुख पृष्ठ और ऊपर का भाग उत्तल है। उत्तल को बचाओगे, वहां शिखर है। कैसे बचाओगे? जब अवतल को खत्म कर देंगे, जिसका तल ही नहीं है, जिसका आधार ही नहीं है। तो ऐसे में हमें ये पूरा पुरजोर रूप से विरोध करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर पुनः विचार करे। यह हमारी एक जीवन रेखा है, और जीवन रेखा होने से सारी नदियों के उद्भव स्थल वहाँ। आज मेरू के मठ से बनास निकलती है। हाँ जी। अगला प्रश्न ये है कि ये जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यस, हालांकि ये तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे ही होगा, लेकिन ये हमें मतलब जो विकास कार्य होते थे, खासतौर से जैसे रेल की लाइन निकालनी है या डैम बनाना है या नहर बनाना, मतलब जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें थी, उनकी भी परमिशन नहीं देता था। ये जंगल में आता है, ये है, वो है। अब ये फैसला आ जाने से तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। 20 नवंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया, और अरावली को परिभाषित करते हुए उन्होंने 100 मीटर का जो जिस तरह से अलाउ किया। लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी यह है, हम वनों को इतना साफ नहीं कर सकते, कितने भी मार्ग निकालते हैं। आज ये देखिए, जितनी जलधाराएं थी भोराट प्लेटो पे, वो काफी डिस्टर्ब है। और जब तेज प्रवाह से पूरी धाराएं बहती है, या वर्षा काल में हम देखते हैं, तो दोनों तरफ रोड पर झरने आते हैं। झरने का मतलब वहां नेचुरल वाटरफॉल नहीं है। हमने उन नदियों के, उन धाराओं के मार्ग को पूरी रूप से अवरुद्ध कर दिया है, उनको पूरा काट छाट दिया है, उनके रास्ते बदल दिए हैं। इसलिए वो पानी चारों तरफ फैलता है और वो सही मार्ग पे नहीं आ पाता। जो नेचुरल फ्लो था, जो प्राकृतिक प्रवाह था, उस प्राकृतिक प्रवाह के मार्ग को हमने बदल दिया। और यही स्वरूप होगा, यदि पहाड़ियां कटेगी तो नेचुरली जो धाराएं आकर के ढाल से आती थी और छोटी छोटी धाराओं के रूप में झीलों और तालाबों तक जाती थी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है सर कि ये जो 100 मीटर का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे हमारे मतलब हमारी जो जीवन रेखा है वो कट जाएगी, है ना? तो उससे हमको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं? देखिए सर, पहला नुकसान तो होगा कि जो नदियों के उद्गम स्थल है उन पर प्रभाव पड़ेगा। और जब नदियां ही पूरी प्राकृतिक रूप से नहीं बह पाएगी तो हमारे झीलें और तालाब, मतलब नदियां खत्म हो जाएगी, नदियों तक कम हो जाएगी। मतलब क्योंकि 90% भाग ही 100 मीटर के उसमें दायरे में, क्योंकि आप तो शुरू करोगे उसके अधः तल से, वहां MSL तो लेंगे नहीं, तो वहीं से 100 मीटर करके आप उसको अलाउ कर देंगे और लाइन दे देंगे कि साहब ये अलाउड है। लेकिन यदि ऐसा करते हैं तो अरावली का 90% भाग उसमें आ जाएगा। और आने के बाद में हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे, हमारी जलधाराएं सुरक्षित रहेगी, ऐसा संभव नहीं है। और वहां के जंगली जीव, आज भी कल की घटना देखें, उदयपुर में कृष्णपुरा में लेपर्ड आया। क्यों आया? क्योंकि आपने आसपास के एरिया में उनके जो आवास थे, हैबिटाट थे, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। और अब ये जंगली जानवर मानव की बस्तियों में घूम रहे हैं, तो आपने उनके जंगलों को उजाड़ रहेंगे ना सर। उनके घर में चले गए तो हम उसके घर में गए तो वो भी हमारे घरों में आएंगे। उनके घरों को हमने उजाड़ दिया है। और अब एक टर्म और उन्होंने यूज किया है, दैट इज सस्टेनेबल माइनिंग। सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट का कहा है कि साहब इस पर ध्यान। सस्टेनेबल कैसे हो सकता है जब आप उसके अधः तल को, पर्वत को काट रहे हो? तो हम लोग उसके आधार को समाप्त नहीं करें। पर्टिकुलर कोई ग्रेडियंट है, उसको कैलकुलेट करना चाहिए था, उसके कोण को कैलकुलेट करना चाहिए था। जीरो पर यह होता है आधार तल, जिसके ऊपर समतल कहा जाता है। 2 डिग्री 3 डिग्री तक हम साइकिल चलाते हैं, हम घूमते हैं। 6 डिग्री थोड़ा ऊंचाई वाला होता है, तो कोई डिग्री का आधार ले ग्रेडियंट बनाना चाहिए था। और ग्रेडियंट के आधार पर इतने ग्रेडियंट में 2 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री तक उसको अलाउ करें, ताकि उसके अंदर ये पर्वत भी नहीं हो और उस तरह का। तो लेकिन ऐसा कोई नया अध्ययन है, न कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी। अरावली के बारे में सब कुछ, एक पूरे मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान बल्कि 6 स्टेट प्रभावित हुए हैं। राजस्थान, गुजरात, खेड़ ब्रह्मा से आया, पालनपुर से, इधर हरियाणा, यूपी का कुछ भाग आएगा, दिल्ली आएगा जहां राष्ट्रपति भवन तक बना हुआ। तो पूरे अरावली के अस्तित्व को यदि देखे तो ये डायगोनली क्रॉस करती है, कर्णवत राजस्थान को क्रॉस करती है। और लगभग 670 है, 600
85 या 87 के लगभग, लेकिन 670 हम लमसम मानते हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन तक बना हुआ वो खेड़ ब्रह्मा से ऐसा मानते हैं। 670 670 मैंने भी 670 670 बिल्कुल सर। ये जब पेड़ जंगल कट जाएंगे, मतलब चूंकि पहाड़ कटेंगे तो जंगल भी कटेंगे ही कटेंगे निश्चित रूप से, और आवासीय कॉलोनी मतलब जंगल कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे या रिसोर्ट बन जाएंगे या होटल्स बन जाएंगे, तो क्या हमारा जो क्षेत्र है जो अभी हरा भरा है और बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो रेगिस्तान हमारे इधर विस्तार नहीं करेगा? थार का रेगिस्तान 4 चीजें महत्वपूर्ण रूप से देखा जाए तो प्रभावित हो रही है। पहला है, राजस्थान का पश्चिमी पूरा भाग थार मरुस्थल है, और कोई समय था जो थार का जैसलमेर तक सागर लहराता था, आज भी उसके अवशेष है। जलवायु परिवर्तन हुआ, रेत के टीले बने, ये सारा सब हुआ स्वयं, लेकिन उस राजस्थान के पश्चिमी भाग से रेत इधर नहीं आ पाई। हालांकि पास इसके ऊपर बहुत डिस्कस हुआ है, काजरी ने भी काम किया, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन ने, रिमोट सेंसिंग से भी पता लगा, फिर भी रेत के आप देखिए कि पश्चिमी भाग में पूरा देसुरु किनाल से आगे ब्यावर तक भी जावे, आगे तक जावे, अलवर और सांबर तक जावे, आप ये देखिए उन गेप्स के वहां रेत के पूरे ढेर पड़े। यदि अरावली नहीं होता, अरावली की श्रृंखला यदि संरक्षित नहीं करती, तो ये भाग भी रेत के भूभाग होते। तो मरुस्थलीकरण राजस्थान के पूर्वी भाग से इसलिए बचा हुआ है कि हमारी ये अरावली श्रृंखला उसको आबद्ध करती है, रोकती है, नियंत्रित करती है। नंबर 1, डेजर्टिफिकेशन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, यदि आपने पेड़ काट करके और माइनिंग एरियाज को अलाउ कर दिया, रेजिडेंशियल कॉलोनीज को अलाउ कर दिया, अर्बन एक्सपांसन को अलाउ कर दिया, नगरीय विस्तार को अलाउ कर दिया, तो फिर हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होगा। आज टेम्परेचर हमारा 48 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री जून तक जा रहा है, हम एक्सट्रीम पे आ गए। वर्षा भी एक्सट्रीम पे है, जहां बरसती है मूसलाधार वर्षा होती है, इससे भूमि का कटाव होता है। जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट था उसको हमने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, और उसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। हर मौसम में हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। पूरा एक तरह से कहना चाहिए कि एक जो उच्चतम तापमान है उसकी सीमाएं भी उसमें हो गई है। तो आगे जाकर के आने वाले समय में पर्यावरणीय समस्याएं आएगी, और अरावली का 90% भाग यदि इस दायरे में आ जाता है तो हमें किसी को कोई अवसर नहीं मिलेगा। फिर कहीं बात करेंगे तो भी उस पर विचार करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये राइट टाइम है कि हमारी इस जनता की अदालत से अपनी बात पहुंचाएं। और सर, ये जैसे आप अभी बता रहे थे कि थार का मरुस्थल जो है हमारे इधर भी फैल जाएगा, दक्षिण में और पूरब में भी, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण की समस्या है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि दिल्ली रहने जैसा नहीं रहा, और मैं 1 घंटा भी अगर बाहर घूमता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। मतलब वहाँ जो अस्थमा के और ये जो दूसरे पेशेंट हैं उनकी तो हालत खराब है ही, लेकिन क्या अरावली कट जाएगी तो वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि अरावली को एक तरह से फेफड़े या लंग्स कहा जाता है। यदि दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए कोई भी एक नेचुरल भूभाग बचा है तो अरावली है। गुड़गांव के आसपास की पहाड़ियों को देख लीजिए, और गुड़गांव के बाद इवन महरौली तक, हम तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे तो घूमने जाते थे, तो पहाड़ियां पीछे की तरफ कैंपस के पास में थी, तो हम देखते थे कि कितना सुंदर सा भाग है, एक प्राकृतिक स्वरूप। आज उसके चारों तरफ तो बसा हो ही गया, लेकिन अब तो कार्बन एमिशन 400 पार कर गया। वर्ल्ड में ऐसा कोई नगर नहीं है जिसमें इस तरह की बात आ रही है। तो 700 है सर, 900 है, और अब तो खैर रहने लायक बात ही नहीं है। लोगों को सलाह दी जा रही है, पीपल आर माइग्रेटिंग, पीपल आर लिविंग फ्रॉम दैट मेट्रो सिटी, क्योंकि वहां जीना आसान नहीं है। और मेरा एक जो मॉडल आ रहा है वो अभी मार्च में सैन फ्रांसिस्को में आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए मॉडल ऑफ मेटाबॉलिक अर्बन सस्टेनेबिलिटी मॉडल विल बी प्रेजेंटेड इन सैन फ्रांसिस्को। आने वाले समय में मुझे वहां आमंत्रित किया है अमेरिकन ज्योग्राफर्स ने, और मेरा जो ये सिद्धांत है वो यही है कि संतुलन। हमने अर्बन सेंटर ने सराउंडिंग से क्या लिया और उनके बदले में क्या दिया? हमने जल लिया, हमने प्राकृतिक जितने नेचुरल रिसोर्सेज आसपास के एरिया से लिया, और उनको क्या दिया है? कार्बन एमिशन। तो ये जो बात है ये मेटाबॉलिक मॉडल है। यदि संतुलन करना है तो इनको बनाए रखने के लिए हमें ये कैलकुलेशन, इनपुट और आउटपुट देखना पड़ेगा,
और यह मेटाबॉलिक मॉडल विल बी प्रेजेंटेड इन यूएसए। मार्च में मुझे इसी बात के लिए आमंत्रित किया और मैं अपना मॉडल रखूंगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में अच्छे प्यूरिफायर लगाओ, गैस प्यूरिफायर, तो वो तो फिर हमें भी लगाना ये उपाय तो इसलिए बताए जा रहे हैं कि आप ये समस्या है उसके समाधान बता रहे हैं। समस्या क्यों है उस पर विचार करें ना, ये क्यों उत्पन्न हो रही है। टूट जाएंगी पहाड़, तो पहाड़ियां कट जाएगी। हाँ। तो हमारे यहाँ पे भी यही स्थिति बन जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ। ये 100 मीटर का जो भी जितना आपने कहना चाहिए डिक्लेरेशन हुआ है, उसके लिए ये एक तरह से डेथ सर्टिफिकेट है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र है जो दे दिया है, घोषित कर दिया है, बिना किसी अपने सोच विचार करके या उसका डिस्कशन किए कहाँ से यह आया। और इसमें काफी हमारे नेताओं ने भी इसकी बात रखी है, जनमानस से भी बात आ रही है। अरावली नष्ट हुई तो रेगिस्तान का विस्तार होगा, जल संकट होगा, नदियों के उद्गम स्थल खत्म हो जाएंगे। और वेरू का मठ आज देखो एक एक बूंद से वहां उद्भव हुआ है। कुंभलगढ़ के पास आप जाके देखिए, नदियां हमारी कोठारी नदी निकली, खारी नदी निकली, ये कहाँ से निकली है? कुंभलगढ़ से, एरिया से। और इसी तरह से आगे जाके बेड़च बनी। तो मेवाड़ की नदियां गंगा और यमुना के नाम से हम उसको पवित्र जल के रूप में देखते हैं। दोनों नदियां गंगा यमुना, बेड़च और बनास और आगे कोठारी और खारी, ये पूरे पूर्वी राजस्थान को करती है। और जल प्रवाह एक स्वरूप बनता है प्राकृतिक। आज इसलिए खेत खलियान हम जो देखते हैं कृषि का स्वरूप है वो है। और बड़े बड़े नगर इन नदियों के किनारे बसे हुए, यही चंबल प्रवाह में मिलता है। तो चलिए अब ये जो उन्होंने आदेश दे दिया, वो अब इसका हम क्या कर सकते हैं? आम जनता को क्या करना चाहिए हमें कि इस आदेश की हमें अपनी बात को रोके या पुनर्विचार करे? इस पर पुनर्विचार याचिका सरकार इसके ऊपर, नहीं तो मतलब अगर पुनर्विचार नहीं करती है इसके ऊपर जानी चाहिए। और तो शायद लग गई है। हाँ, तो हम लोग सब संगठन उनका सपोर्ट लेकिन करेंगे। मेरा ये कहना है कि संसद में अध्यादेश ला करके और इस इशू को हल क्यों नहीं किया जाता? मतलब बिल्कुल करना चाहिए। जो 90 मीटर वाला है हाउस, वहां जाकर के इसको डिस्कस करें। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि है वो अपनी बात को वहां रखे कि साहब अरावली के लिए इसको पुनः विचार किया जाए। सर आपको लगता है क्या ये सरकार करेगी ऐसा? ऐसा सर मैं सरकार नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सरकार नहीं है, आफ्टर ऑल सारे लोग हमारे अपने प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि चुने। जब तक सरकारें अलग अलग रूप में हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन जब वो प्रतिनिधि बन जाते हैं तो वो अपनी जनमानस की बात को रखें। सर वो हमारे सबके प्रतिनिधि है। विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो 11 साल हुए हैं इस सरकार को, अभी तक जो भी विकास के काम किए हैं वो केवल और केवल पूंजीपतियों के लिए और 10%, ज्यादा से ज्यादा 10%, बाकी 7-8% लोगों के लिए ही किए। तो इससे ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि ये 90% लोगों के लिए कोई अच्छा काम करने की सोचेगी या इस तरह का विधेयक लाएगी? आप देखिए अभी मतलब जैसे विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना महानरेगा, उसको ये खत्म करने पर तुले हुए हैं। उसका बिल ले आए, पास भी हो गया होगा शायद, मेरे को पता नहीं कल क्या हुआ। लेकिन अगर इस तरह की जो चीजें चल रही है तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि नरेंद्र मोदी सरकार, खासतौर से नरेगा का इश्यू था या जो भी जनहित के इश्यू है, उसको आगे जाकर के जब तक जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपने 90% जो पहले ग्रांट थी नरेगा में, उसको 60% स्टेट को दे दिया और 90% उनको दे रहे हैं जो केंद्र प्रशासित है। अरे भाई, केंद्र प्रशासित तो ग्रामीण है ही नहीं। और पूरा उसको आजीविका नाम दे रहे। आजीविका किसे कहते हैं? आजीविका वो है जो पूरे परिवार को चलाती है। आप 125 डेज के आधार पर पूरा परिवार साल भर 9 महीने बैठा रहे, 3 महीने काम करे, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि ये आजीविका होगी? आजीविका कैसे हो सकती है? परिवार में एक जने को वो भी एक अल्पकालिक एक रोजगार व्यवस्था है जिसमें आपका छोटा मोटा गुजारा चल जाए। लेकिन आजीविका तो बहुत बड़ा है। आपने उसको आजीविका नाम दे रहा जी आजी करके ऐसे करके नहीं चल रहा। ये सब बातें ये ऐसा ही इसमें किया है। मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में जनमानस को फेस करना पड़ेगा। आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं, जब जनमानस प्रभावित होगा, पूरा संपूर्ण समाज प्रभावित होगा, तो ये जनप्रतिनिधि कहीं के नहीं रहेंगे यदि वहां नहीं बोलते हैं। तो आने वाले समय में कोई भी हो, पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठिए, राजनीति से ऊपर उठिए। सर मैं ये कहना चाहता ये करना पड़ेगा कि नरेगा में न केवल
ये जो किया है ना इन्होंने कि भाई 60% 60% तो बड़े राज्यों के लिए पहले का भुगतान तो होता ही नहीं था। मेरी बात सुनिए, तो स्टेट ये तो देगी, गलत किया है, ये बहुत ही छोटी चीज है, माइनर चीज है। मैं आपसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि ये जो कानून था, ये कानून था कि आदमी कोई भी भूखा मर रहा है तो वो 15 दिन का रोजगार मांग करके ले सकता था। वो एक्ट खत्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है इसमें, जो दुखदाई बात यह है कि अब आदमी मांग करके लेंगे सर, इस इश्यू को फिर मांग करके नहीं ले सकता है रोजगार। अभी मैं मानता हूँ जिस पर अपन शुरू हुए उसी को थोड़ा कंक्लूड करना बिल्कुल। अब इसको अपन कंक्लूड करें। नरेगा के इश्यू को पूरी तरह से अपन पूरा अध्ययन करके, और जो अभी इन्होंने किया है उस पर अलग से आप रखिए। मेरा मानना है हाँ पूरा रखिए, और हम भी आ सकते हैं उसमें जब भी आप बुलाएंगे। हम तो जनहित की बात हमेशा रखेंगे, सीधी बात है। और प्रकृति शोध संस्थान भी, हम लोग प्राकृतिक जो है जितने कंपोनेंट्स है, तत्व है, उनकी संरक्षण की बीड़ा हमने उठाया है। हम अरावली बचाओ और इसी तरह से प्रकृति बचाओ और भविष्य बचाओ, ये नारा, ये मिशन हमारा रहेगा। अभी आने वाले 5-6 दिनों में हम और वार्ताएं करेंगे, और इसके लिए पुनर्विचार के लिए एक पूरा जनमानस की बात को वापस माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रखेंगे। सर मैं इसको अब कंक्लूड करता हूँ जी। ये जो बात है कि अरावली पर पुनर्विचार होना चाहिए इस पूरे इश्यू को लेकर के और इस फैसले को लेकर के, लेकिन ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आप और हम जितने भी लोग हैं, इससे मतलब जानकार लोग हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस, गोष्ठियां, और ये भी जरूरी है, लेकिन इनको छोड़ करके सड़क पे नहीं उतरेंगे। तो सड़क पे उतरना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, मानव श्रृंखला बनाए, और बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और इसी पॉइंट पे हम इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा भी बहुत हो गया ये। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपने साहब। और मेरा एक भौगोलिक दृष्टिकोण है, इस पर इस अवतल को नहीं काटे, 100 मीटर को नहीं दायरा बनाए, क्योंकि इससे पूरी तली ही उसकी रूट्स वो तो अरावली की उसको खत्म करेंगे। तो ये बात है। तो इसको यही समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, तो लाइक करें, दोस्तों को भेजें, तो सोशल मीडिया पर डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका एक बार इश्यू पे ध्यान रखना है। मरुस्थल से बचाना विस्तार से, दूसरा जंगली जीवों की रक्षा करनी है, वनों की रक्षा करनी है, जलधाराओं की रक्षा